Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alaikum students. Today our topic is Muslim politics and British India from 1924 to 1935. Subtopics are Delhi Muslim proposals, Nehru report, Qaid-e-Azam's 14 points, Simon Commission, roundtable conferences, and constitutional proposals. First of all, we have to see the backdrops. The Khilafat movement brought Hindu Muslim communities to cooperation. खिलाफत मूवमेंट ने हिंदू और मुसलमानों की कम्युनिटीज़ को कॉपरेशन यानी कि ताउन के रिश्ते में मुंसलिक किया. द लीडर्स मेड द एफर्ट टू रिवाइव हार्मनी फॉर प्रिपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स. तो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि दोनों जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्होंने अपनी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस की किस लिए बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए. तो ये यहाँ भी वही बताया गया कि लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल अपने प्रिपेयर किया यानी कि तैयार किए. कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करनी थी जो चीज़ें करनी थी वो प्रपोज की लीडर्स ने उनके प्रपोजल्स प्रिपेयर किए. Then Delhi Muslim proposals March 1927. Important Muslim leaders on the invitation on the initiative of the Qaid met in Delhi to discuss constitutional and political issue. कायद-ए-आज़म के इनिशिएटिव पे जो बड़े दूसरे मुस्लिम लीडर्स हैं वो सारे के सारे दिल्ली में इकट्ठे हुए किस लिए भला कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए. मेजर डिमांड्स उनकी थी पंजाब एंड बंगाल स्टैट्यूटरी मुस्लिम मेजोरिटीज़ कि पंजाब और बंगाल ये दोनों मुसलमानों की मेजोरिटी वाले मुसलमानों की अक्सरियत वाले सूबे थे. तो इनमें वो क्या कहते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो हैं स्टैट्यूटरी कहते हैं लॉ रिलेटेड जो होती हैं लेजिस्लेटिव चीज़ें होती हैं वो भी मुसलमानों की मतलब मुसलमानों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए होने चाहिए बिकॉज दे वर मेजोरिटी इन दीज टू प्रोविंसेस. नो वेटेज इन प्रोविंसेस seem to be separated from Bombay. Constitutional reforms in NWFP 1/3 seats for Muslim Central Legislative. ये कुछ पुराने हैं कुछ नई बातें हैं इसमें. On communal issues no law will be passed if 3/4 members of the concerned community oppose it. ये हमने लास्ट टाइम में बात पढ़ी थी कि कोई लॉ पास नहीं होगा अगर 3/4 मेंबर्स जो हैं कम्युनिटी के या असेंबली के उसको अपोज कर देंगे. अच्छा कम्यूनल इश्यूज़ का मतलब है जो कम्युनिटी से रिलेटेड इश्यूज़ है कम्यूनल इश्यूज़. कम्यूनल का ना वैसे एक कम्युनिज्म का एक बड़ा वास्ट पॉइंट है वेस्ट में पाया जाता है तो इसको यहाँ डिटेल को हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं. ये एक पॉलिटिकल पॉइंट ही आप ले लें इसको कि जो इससे रिलेटेड इशू होते थे ना मार्केट लेवल पे मनी लेवल मतलब फाइनेंस से रिलेटेड और ऐसे जो मामला थे उनके बारे में बताया जाए कि जब तक 3/4 अगर मेम्बर्स को अपोज कर देंगे तो लॉ पास नहीं होगा. तो बाकी ये भी हमने पढ़ा हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन का तो आपको पता है रिफॉर्म्स होते हैं उसमें इस्लाहात मतलब उसमें जो गैप्स हैं उसमें कुछ लैक्स हैं वो दूर करके कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म कर लिया जाए अच्छाई की तरफ लेके जाएगा. अच्छा सिंध टू बी सेपरेटेड फ्रॉम बम्बे सिंध और बम्बे इकट्ठा होते थे उनको अलग कर दीजिए. ये पॉइंट जो कायदे-ए-आज़म के 14 पॉइंट है उसमें भी आपको मिलेगा. ओके इफ़ दीज डिमांड्स आर एक्सेप्टेड दे विल गिव अप सेपरेट इलेक्टोरेट कि अगर ये मुसलमानों की डिमांड सारी की सारी एक्सेप्ट की जाएंगी तो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का जो हक है वो दे दिया जाएगा. सब्सिक्वेंटली द मुस्लिम लीग वाज डिवाइडेड इन द पंजाब शफी लीग एंड जिना लीग. सर एम शफी अपोज जिना ऑन द इशूज़. पंजाब में मुस्लिम लीग आगे से उसकी एक और सब ब्रांच बन गई शफी लीग. अच्छा जो एम शफी साहब थे उन्होंने कायद-ए-आज़म को इन 2 पॉइंट्स पे कायद-ए-आज़म से इख्तलाफ किया तो अपनी जो जमात है पहले तो मुस्लिम लीग सारी एक जमात थी अपनी अलहदा कर ली क्योंकि इन 2 पॉइंट्स पे उनका इख्तलाफ हो गया था कायद-ए-आज़म से और पंजाब में शफी लीग बना ली अपनी. अच्छा पॉइंट्स तो कौन से थे एक सेपरेट इलेक्टोरेट का था दूसरा एटीट्यूड टुवर्ड द साइमन कमीशन. जिना कंटिन्यूड हिज अनरिमिटिंग एफर्ट टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी. कायद-ए-आज़म क्योंकि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे शुरू में तो ये अभी वही दिन थे जब वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे वो यही कहते चाहते थे कि मुस्लिम हिंदू यूनिटी प्रमोट हो. तो साइमन कमीशन की तरफ जो उनका एटीट्यूड था क्योंकि वो मुस्लिम हिंदू यूनिटी चाहते थे इसलिए उनका ऐसा एटीट्यूड था उस कमीशन वो आगे हम डिटेल से पढ़ लेंगे साइमन कमीशन को उनके एटीट्यूड को भी. तो इन 2 पॉइंट्स पे जो था एम शफी साहब थे उनका कायद-ए-आज़म से इख्तलाफ था उन्होंने पंजाब में शफी लीग मुस्लिम लीग को आगे शफी लीग बना लिया अपनी अलहदा पार्टी किस्म की बन गई. द नेहरू रिपोर्ट 1928 द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू कंस्टिट्यूट प्रपोजल्स फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेहरू रिपोर्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव मेन पर्पस वो ये था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रपोजल्स करे. The Congress called all parties conference that appointed a 10-member committee in May 1928 under the chairmanship of Motilal Nehru and secretaryship of Jawaharlal Nehru.
तो जवाहरलाल नेहरू की सेक्रेटरीशिप में ये सेक्रेटरी थे और मोतीलाल नेहरू चेयरमैन था। इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बनाई, किसने बोला, कांग्रेस ने कहा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, सारी पार्टीज की कॉन्फ्रेंस की 10 मेंबर, उस कॉन्फ्रेंस में एक कमेटी कायम की जिसके 10 मेंबर्स थे, ठीक है। कमेटी किस लिए कायम की, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल्स के लिए। और 1928 में ये कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये कमेटी बनी। रिकमेंडेशन दैट थ्रेटन मुस्लिम इंटरेस्ट, और मुसलमानों के इंटरेस्ट को जो थ्रेट करता था, जो ख़तरा था, वो इस नेहरू रिपोर्ट में रिकमेंडेशन वो कौन कौन सी थी कि नो सेपरेट इलेक्टोरेट, कि वो कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए। आपको पता है मुसलमानों के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट थे सेपरेट इलेक्टोरेट, तो वो इसमें नेहरू रिपोर्ट में ये ज़्यादा मुसलमानों के लिए थ्रेटनिंग पॉइंट था, तो कह रहे थे कि होना ही नहीं चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। नो 1/3 सीट्स ऑफ मुस्लिम इन सेंट्रल असेंबली, ये फिर अगेन मुसलमानों के खिलाफ बात। नो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम इन पंजाब एंड बंगाल इन हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस, द मुस्लिम में बी गिवन सीट्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। वो कहते थे रिजर्व सीट को नहीं होंगी मुसलमानों के लिए, ना पंजाब में ना बंगाल में, तो उन प्रोविंसेस में जहाँ हिंदुओं की मेजोरिटी है वहाँ मुसलमानों को उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक सीट्स मिल जाए। तो भाई हिंदुओं की वहाँ मेजोरिटी है, मुसलमानों की वहाँ पॉपुलेशन कितनी होगी, उनको फिर कितनी सीट्स मिलेंगी। मतलब टोटली मुसलमानों के खिलाफ जो नेहरू रिपोर्ट है ना, इसने हिंदुओं का असली चेहरा और कांग्रेस का असली चेहरा मुसलमानों को दिखा दिया था। Seen to be made a province if it can bear its expensive, Balochistan and WFP were accepted to be given constitutional status or certain conditions। वो कहते हैं सिंध तब एक प्रोविंस बनेगा, ऊपर भी हमने पढ़ा कि सिंध को बंगाल से अलग कर दिया जाए, इसको अलग प्रोविंस बना दिया जाए। नेहरू रिपोर्ट में था कि सिंध तब अलग प्रोविंस बनेगा अगर वो अपने एक्सपेंसिव खुद बियर करेगा। मतलब उसको इतना ज़ाहिर है, अगर मरकज़ की तरफ से, मतलब सेंट्रल की तरफ से, फेडरल की तरफ से अगर उसको इतने ज़्यादा फंड्स मिलेंगे तभी वो अपने एक्सपेंडिचर्स बियर कर सके ना। वैसे अगर आप उसको एक सूबा अलहदा कर दें तो उसके पास कौन से रिसोर्सेज होंगे, वो कैसे अपने एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स बियर कर सकेगा। तो ये भी एक इम्पॉसिबल सी बात थी। अच्छा, बलूचिस्तान NWFP के बारे में था कि इनको तब एक्सेप्ट किया जाएगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनको तब दिया जाएगा, विल एक्सेप्टेड टू बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन्हें नहीं दिया था। आईनी हक जो था इनका, आईनी हकूक, आईनी स्टेटस जो था वो इनको नहीं प्रोवाइड किया गया था। वो नेहरू रिपोर्ट में ये था कि इनको तब प्रोवाइड किया जाएगा जब वो सर्टन कंडीशंस फुलफिल करेंगे। कुछ होंगी कंडीशंस, कुछ शराइत, जब ये दो सूबे जो प्रोविंसेस हैं बलूचिस्तान और NWFP उनको फुलफिल करेंगे तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिलेगा। Quaid-e-Azam tried to get amendments in the report in all parties conference in Calcutta but did not succeed। Quaid-e-Azam but did not succeed। तो कायद-ए-आज़म को तो ज़ाहिर नज़र आ रहा था उनकी बसीरत को, ये सारी की सारी बातें मुसलमानों के कितने ज़्यादा ख़िलाफ़ जाती हैं, तो उन्होंने कोशिश की इस रिपोर्ट में अमेंडमेंट करवाएं या चेंजेस करवाएं इसी ऑल पार्टीज़ जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें, लेकिन कायद-ए-आज़म अपनी इस कोशिश में सक्सेसफुल ना हो सके। दिस इज़ द वेरी मोमेंट व्हेन जिन्ना रिमार्क, तो ये वाला वो लम्हा था जब कायद-ए-आज़म को ये बात रियलाइज़ हुई कि मुसलमान और हिंदू कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि कांग्रेस का, नेहरू का और हिंदुओं का असल चेहरा जो मकरूर चेहरा था वो इस नेहरू रिपोर्ट में वाज़े सामने आ गया था। अच्छा, उस वक्त उस मोमेंट पे कायद-ए-आज़म ने ये रिमार्क दिए, ये फरमाया, इट इज़ पार्टिंग ऑफ द वेज ही प्रेजेंटेड द 14 पॉइंट्स एज अ मुस्लिम लीडर। इट इज़ पार्टिंग ऑफ द वेज, वो कहते हैं अब हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं, अब हमारे रास्ते अलग-अलग होने का टाइम आ गया है। तो उसकी ये नेहरू रिपोर्ट के जवाब में, इसके जवाब में उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स पेश किए एज अ मुस्लिम लीडर। तो जनाज 14 पॉइंट अब हम पढ़ते हैं 1929 में इन्होंने दिए। पहला पॉइंट है फेडरल सिस्टम विद रेजिड्यूरी पावर्स विद द प्रोविंसेस। फेडरल सिस्टम विद रेजिड्यूरी पावर्स विद द प्रोविंसेस। रेजिड्यूरी पावर्स वो होती हैं जो पावर्स, कुछ पावर्स फेडरल को दी जाती हैं, ये फेडरल सिस्टम में, यानी कि मरकज़ को, वफाक को दी जाती हैं, और कुछ पावर्स जो हैं वो प्रोविंसेस को दी जाती हैं। ठीक है, ये एक सिस्टम है, फेडरल सिस्टम ऐसे होता है। तो वो अब इधर कायद-ए-आज़म ने पहले पॉइंट में यह कहा था कि फेडरल जो आधी पावर प्रोविंसेस को मिल गई, आधी सेंटर को मिल गई। ठीक है, तो जो कुछ पावर्स बचती हैं वो उनको कहते हैं रेजिड्यूरी पावर। तो इधर यही बताया गया कि जो रेजिड्यूरी पावर्स है ना, फेडरल सिस्टम के पास हैं रेजिड्यूरी पावर्स, तो विद द प्रोविंसेस, फेडरल सिस्टम विद रेजिड्यूरी पावर्स विद द प्रोविंसेस, कि जो प्रोविंसेस की रेजिड्यूरी पावर्स हैं वो उसका इख्तियार सिर्फ फेडरल को ना होना चाहिए, वो इख्तियार रेजिड्यूरी पावर्स का प्रोविंस को भी होना चाहिए और फेडरल को भी। मतलब वो पावर्स अगर कोई किसी प्रोविंस से रिलेटेड है, किसी सूबे से रिलेटेड है, तो सारी बात है उस सूबे को भी उन पावर्स का इख्तियार होना चाहिए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है सूबाई खुद मुख्तारी, हर सूबा अपनी अपनी पास में खुद मुख्तार हो, ऑटोनोमस हो। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, इसको तो आप बहुत अच्छी तरह पता जानते हैं।
effective representation to minorities in the provinces but the majority should not be reduced to minority। वो कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ को इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दी जाए, उनको बुनियादी तौर पर उनकी जो नुमाइंदगी है मौसर नुमाइंदगी माइनॉरिटीज़ को दी जाए, कि ये नहीं अगर प्रोविंसेस में अगर मेजोरिटी में नहीं है, मेजोरिटी को तो ज़ाहिर होती है ना, मेजोरिटी की तो हुकूमत होती है प्रोविंस पे, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ है उनको भी उनकी इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दी जाए, और जो मेजोरिटी है शुड नॉट बी रिड्यूस टू माइनॉरिटी, और मेजोरिटी को माइनॉरिटी में ना रिड्यूस किया जाए। मतलब मेजोरिटी मुसलमान अगर मेजोरिटी में है तो उनको फिर माइनॉरिटी बना के पेश ना किया जाए इस बात पे सिर्फ कि मुसलमान है, उनको मेजोरिटी रहने दिया जाए, उनको माइनॉरिटी में रिड्यूस ना किया जाए। 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, तो वही बात ये आगे भी हम डिस्कस करके आए, मुसलमानों को सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 रिप्रेजेंटेशन 1/3 नुमाइंदगी दी जाए, 1/3 नुमाइंदगी। 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन कैबिनेट, तो कायदे आज़म ने अपने 14 पॉइंट में ये भी फरमाया कि सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेचर में नहीं, कैबिनेट में भी मुसलमानों को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जाए। कैबिनेट भी बच्चों एक ऐसे ही है जैसे नेशनल असेंबली होती है, कैबिनेट होती है एक स्टेट की, आपको इसके बारे में पता ही होगा, न्यूज़ वगैरह में आप देखते रहते होंगे कैबिनेट का सेशन है या नेशनल असेंबली का सेशन। तो कैबिनेट में भी कायदे आज़म ने कहा सिर्फ लेजिस्लेचर में ही नहीं, असेंबली में नहीं, मुसलमानों को कैबिनेट में भी 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। No changes in the boundaries of the Punjab and Bengal that would adversely affect Muslim majority। पंजाब और बंगाल को में कोई चेंजेस ना हो, उनकी बाउंड्रीज़ को अलग-अलग ना किया जाए या उनकी में सेपरेशन या उनको अलग-अलग सूबे ना बनाया जाए इस वे पे कि मुसलमानों के लिए मुसलमानों की मेजोरिटी को एडवर्सली इफेक्ट करे या मुसलमानों की मेजोरिटी के खिलाफ जाए। अच्छा, इन सूबों में आपको पता मुसलमान मेजोरिटी में थे, पंजाब में और बंगाल में, तो कायदे आज़म ने कहा कि ऐसे इनकी ना पार्टीशन की जाए कि मुसलमानों की मेजोरिटी ख़त्म करने के लिए, उनकी मेजोरिटी को थ्रेट करने के लिए, एडवर्सली इफेक्ट करने के लिए इनकी पार्टीशन या इनकी बाउंड्रीज मार्क चेंज ना किए जाए। रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल, सबको मजहबी आज़ादी हो। नो लॉ विल बी पास्ड इन 3/4 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी डिक्लेयर दैट इज अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। 3/4 इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी, अगर किसी कम्युनिटी के 3/4 इलेक्टेड मेंबर है जिनको उस कम्युनिटी ने इलेक्ट किया हुआ है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स बने हुए हैं उसके, अगर वो किसी लॉ को मतलब अपोज कर दें, डिक्लेयर दैट इट इज़ अगेंस्ट दिस द इंटरेस्ट, तो वो लॉ पास ना हो, यानी कि 3/4 अगर मेंबर्स किसी भी लॉ को, किसी भी कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वो लॉ है या कोई भी बात है उसको अगर वो अपोज कर दें तो वो लॉ पास नहीं होना चाहिए। सिंध टू बी मेड अ सेपरेट प्रोविंस, सिंध को अलहदा सूबा बनाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलोचिस्तान, ठीक है, ये देख रहे हैं दोनों पॉइंट्स नेहरू रिपोर्ट के बिल्कुल डायरेक्टली ऑपोजिट है। उन्होंने कहा तो नेहरू रिपोर्ट में कि सिंध को अलहदा सूबा तब बनाया जाएगा जब वो अपने एक्सपेंडिचर्स खुद बेयर करेगा, तो कायदे आज़म ने तो वाज़ेह फरमाया कि सिंध को अलहदा सूबा बनाया जाना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि NWFP और बलोचिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जबकि नेहरू रिपोर्ट में अभी हम ऊपर पढ़ के आए, उन्होंने कहा कि सर्टन कंडीशन पे इनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेशन मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है, लेकिन कायदे आज़म ने कहा कि इनको रिफॉर्म्स करवाएं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको स्टेटस मिलना चाहिए दोनों प्रोविंसेस को। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशंस इन गवर्नमेंट जॉब्स, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड फॉर इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एजुकेशन, लैंग्वेज, पर्सनल लॉज एंड मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, गवर्नमेंट को फाइनेंशियली तौर पर मुसलमानों को असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड इस्लामिक कल्चर को, इस्लामिक तहजीब को, सिविलाइजेशन को, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम को, इस्लामिक लैंग्वेजेस को और पर्सनल लॉज जो है मुसलमानों के, उनके इंस्टीट्यूशन के, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड किया जाए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी प्रोविजंस ऐड की जाएँ जो मुसलमानों के ये सारी चीज़ों को, उनके कल्चर, सिविलाइजेशन, एजुकेशन, लैंग्वेज, उनके लॉज, उनके मुस्लिम इंस्टीट्यूशन जो है उन सबको वो सेफ करता हो, यानी कि बाई कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, उनको सेफ किया जाए। No constitutional amendment unless all constituent units of the federation agree to it, कि कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में कोई भी तरमीम ना की जाए, अमेंडमेंट कोई चेंजेस ना की जाए आइन में, जब तक सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स हैं जो फेडरेशन से एग्री, वो फेडरेशन के साथ एग्री ना करते हो, कि जब तक सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, सारे के सारे सूबे फेडरल के इस स्टेप का, जो अगर फेडरल कोई लेता है ना स्टांस के वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे, चेंजेस करे, जब तक सारे प्रोविंस, सारे यूनिट इससे एग्री ना करते हो तब तक वो चेंजेस जो है इफेक्टिव ना हो। These points reflected the aspiration of every Muslim living in India, तो कायदे आज़म के जो पॉइंट्स हैं इन्होंने मुसलमान सारे के सारे जो इंडिया में मुसलमान रहते हैं उनके एस्पायरेशन को, उनके जज्बात का, उनकी ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। कायदे आज़म ने सारे मुसलमानों की हकीकी मानों में अपने 14 पॉइंट्स में नुमाइंदगी फरमाई। ओके, देन हम पढ़ते हैं साइमन कमीशन। The British government sent a commission to seek the opinion of Indians on the future shape of constitutional arrangements.
बरतानिया की गवर्नमेंट ने, जो कि बरसगीर पार्टी थी, उन्होंने क्या किया, एक कमीशन भेजा इंडियंस को कि उनकी ओपिनियन सीख की जाए, उनकी राय पूछने के लिए कि इंडियंस की क्या राय है किस बारे में, फ्यूचर के बारे में, कि उनकी फ्यूचर के जो कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट्स होने हैं उसके बारे में उनकी क्या राय है, कि फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स में, अरेंजेस में, चेंजेस में वो क्या ओपिनियन देते हैं। It arrived in India in 1927 and it published the report in 1930। ये कमीशन 1927 में इंडिया पहुंचा, इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में पब्लिश कराई। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज बाइकॉटेड इट, सबसे ज़्यादा यानी कि मेजर पॉलिटिकल, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ने इस कमीशन का बाइकॉट किया। इट प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट कंटेनिंग सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल्स, उसमें ये वाले सेवरल कुछ चंद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल थे साइमन कमीशन में। उसने कहा कि ये प्रपोज किए, अब इंडियंस की ओपिनियन उसने इनके बारे में जाननी थी। तो ये प्रपोजल कौन से थे देख लेते हैं हम। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, उसने कहा कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बच्चों डिफरेंट होते हैं। फेडरल सिस्टम ये होता है कि जिसमें जो फेडरेशन है ना, फेडरेशन आपका वफाक, मरकज़, दारुल हुकूमत जिसको आप कहते हैं कैपिटल, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मतलब स्ट्रॉन्ग वो कैसे होगा, ज़ाहिर है जब उसके पास पावर और अथॉरिटी ज़्यादा होगी तो फेडरल स्ट्रॉन्ग होगा। एक होता है एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाती है। आपने ऊपर पढ़ा कायदे-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स में, कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देनी चाहिए, ऑटोनॉमिस होना चाहिए प्रोविंसेस को, यानी कि खुद मुख्तार होना चाहिए। सेंटर भी स्ट्रॉन्ग हो, ये यूनिटी की को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन प्रोविंसेस को कायदे-ए-आज़म ने कहा कि ऑटोनॉमी उनको देनी चाहिए, उनको अपने मामलात में खुद मुख्तार होना चाहिए। अब साइमन कमीशन में ये था कि सेंट्रल जो है, फेडरल है, वो फेडरल सिस्टम होगा गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग, सेंटर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब प्रोविंसेस देखते स्ट्रॉन्ग होंगे, ज़्यादा पावर, ज़्यादा अथॉरिटी जो है वो सेंटर को दी जाएगी। टू हाउसेस, यानी कि टू हाउसेस, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है, ये भी एक गवर्नमेंट का सिस्टम है। वन हाउस सिस्टम भी होता है और टू हाउसेस भी। पाकिस्तान के ना कॉन्स्टिट्यूशन 3 आ चुके हैं ना, तो इसमें जो कुछ जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन अभी जो पाकिस्तान में वर्किंग है, चल रहा है, जो अभी रन कर रहा है पाकिस्तान में, वो 2 हाउस है। अब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि आपको पता है कि 2 हाउसेज है हमारी नेशनल असम्बली के, एक अपर हाउस, लोअर हाउस। लोअर हाउस को हम नेशनल पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं। अपर हाउस जो है कैबिनेट भी उसको कहते हैं, लोअर हाउस उसको नेशनल असम्बली कहते हैं। आपको समझ आ गई ना। तो ये 2 हाउसेज जब हो ना कंट्री में, 2 हाउसेज वाली गवर्नमेंट हो तो 2 हाउसेज होते हैं। तो 1 हाउसेज वाला भी एक सिस्टम होता है, ठीक है। अबोलिशन ऑफ डियार्की सिस्टम इन प्रोविंसेस, डियार्की सिस्टम जो है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में मतलब 1919 में इंट्रोड्यूस करवाया था। ये डबल गवर्नमेंट सिस्टम था। तो अब साइमन कमीशन में 1930 में कहा जा रहा था कि इसको अबोलिश कर दिया जाए, दोबारा से ख़त्म कर दिया जाए प्रोविंसेस में से। मोर पावर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दी जाएँ। गवर्नर नॉट टू इंटरफेयर इन द डे टू डे अफेयर्स, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर भी दे दी गई, सेंटर को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। और गवर्नर पे, गवर्नर आपको पता है प्रोविंस को जो हैंडल करता है ना, प्रोविंस का एक किस्म का, जैसे पूरे मुल्क का प्रेसिडेंट होता है ना, सदर होता है, इस तरह जो प्रोविंस का जो प्रेसिडेंट एक किस्म का होता है, या प्रोविंस को जो सबसे अपर ऑफिसर है, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है प्रोविंस का, वो गवर्नर होता है। अच्छा, प्रोविंस को पास भी दे दी गई प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और गवर्नर को भी मना कर दिया गया कि तो डे टू डे अफेयर्स हैं, जो स्टेट के डेली के मामला है उसमें वो इंटरफेयर भी ना करे, उसमें मुदाखलत ना करे। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन एनडब्ल्यूएफपी में ओनली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस सिर्फ एनडब्ल्यूएफपी को यहाँ दिया गया, जबकि कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि बलूचिस्तान और एनडब्ल्यूएफपी को दोनों को दिया जाएगा। पता है ना आपने, अभी हमने ऊपर 14 पॉइंट्स में पढ़ा। ओके, 5th पॉइंट है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1930, 1931 एंड 1932। 3 सेशन हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के। फर्स्ट हम सेशन पढ़ लेते हैं इस कॉन्फ्रेंस का। इन द फर्स्ट सेशन a number of prominent Muslim leaders like M.A. Jinnah, Sir Shafi, Maulana M.A. Johar, Zafarullah Khan पार्टिसिपेटेड। पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सेशन था उसमें ये मुस्लिम लीडर्स, जिनके ये नाम हमने देखे, प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स थे, फेमस मुस्लिम लीडर्स थे, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। दे एम्फिसाइज फेडरलिज्म, सेल्फ गवर्नमेंट, सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज, सेपरेट इलेक्टोरेट, प्रेफरेंशियल रिप्रेजेंटेशन जो है ना, ये है नुमाइंदगी का एक मेथड है। इन सेंट्रल लेजिस्लेचर सम मेजोरिटीज इन पंजाब एंड बंगाल। तो इन्होंने ये वाले पॉइंट्स जो हैं जिनको इन्होंने एम्फिसाइज किया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इनको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं और मैं एक एक पॉइंट आपको समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है।
पहला पॉइंट था फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है, हमने आगे भी डिस्कस किया कि फेडरल जो है वफाक, उसके साथ जो सूबे हैं वो भी अपने प्रोविंस में उनकी अथॉरिटी होगी, उनकी ऑटोनॉमी होगी। और फेडरल जो है वो फेडरल तो ऑटोमेटिकली पूरे जो स्टेट है उसको कंट्रोल करता ही है, लेकिन प्रोविंस भी अपनी स्टेट को कंट्रोल करेगा। इसके साथ फेडरल की तो हुकूमत होती है, साथ रीजनल हुकूमत इसके तहत अटैच होती है। ये फेडरलिज्म है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। सेकंड है सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है खुद मुख्तार गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट अपने तमाम अमूर में खुद मुख्तार होगी, चाहे वो सेंट्रल की हो, फेडरल की हो, या फिर प्रोविंस की हो, वफाक की हो, या सूबे की गवर्नमेंट हो। सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटीज़, अकलियतों के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की जाएगी, उनके लिए सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेफ गार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे, और वैसे भी माइनॉरिटीज़ को सेपरेट इलेक्टोरेट, इसका आपको पता है, प्रेफरेंशियल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, प्रेफरेंस से ही पता चल रहा है कि ये लफ्ज़ प्रेफरेंशियल प्रेफरेंस से निकला है, जिसमें तरजीह, जिसका मतलब होता है कि प्रेफरेंस बेस पे रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेशन में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेफरेंस की बेस पर रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। इसमें ऐसा होता है कि जो बैलेट पेपर है ना, मतलब वोटर्स जो होते हैं वो प्रेफरेंस बताते हैं अपना। वो जो कंटेस्टेंट्स हैं, जो बंदे इलेक्शन पे खड़े होते हैं, उम्मीदवार जो होते हैं, उसमें से वो बताते हैं कि पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये, मतलब प्रेफरेंस वोटिंग होती है। प्रेफरेंस वो बताते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस उनकी पहली तरजीह ये है, दूसरी ये, तीसरी है। तो इस वे पे जो प्रेफरेंशियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो होगा सेंट्रल लेजिस्लेचर में। सिक्योर मेजोरिटीज़ इन पंजाब एंड बंगाल। पंजाब और बंगाल में मेजोरिटीज़, आपको पता है पंजाब और बंगाल में मेजोरिटी की थी मुसलमानों की, तो उसको सिक्योर किया जाएगा। ठीक है, पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज कॉन्फ्रेंस की पहला सेशन जो था, पहला इजलास, उसमें इन शख्सियात ने, आपको पता है, पार्टिसिपेशन की। इनको हमने पढ़ा, और उन्होंने इन सारे पॉइंट्स पे एम्फेसाइज किया जो हमने भी डिस्कस कर लिए हैं। सेकेंड कॉन्फ्रेंस, मौलाना M.A. जौहर हैड डाइड आफ्टर द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। इनकी डेथ हो गई थी। इकबाल जिन्ना एंड अदर्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड कॉन्फ्रेंस। गांधी रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस। अब गांधी ने भी शिरकत की सेकंड कांग्रेस में, और जौहर साहब की तो डेथ हो गई, और कायद आजम ने, जिन्ना ने, इकबाल ने, जिन्ना ने, और दूसरे जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। गांधी ने भी अपनी जो उसकी जमात थी कांग्रेस, उसको उसने नुमाइंदगी की इस कॉन्फ्रेंस में। द की इशूज़ ऑफ द सेशन व फेडरेशन एंड माइनॉरिटीज़। तो सेकंड जो सेशन था, इसके की इशू थे फेडरेशन, के फेडरल सिस्टम होना चाहिए या नहीं, और माइनॉरिटीज़, अकलियतों के बारे में क्या किया जाए। ठीक है, द कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932। ये कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932 का कॉन्सेप्ट, इसमें क्या हुआ था, प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड। प्राइम मिनिस्टर था जो रैमसे मैकडोनल्ड, उसने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया। अच्छा, कम्युनल अवार्ड में जो चीज़ें आती हैं वो ये थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर ऑल माइनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। कम्युनल अवार्ड का मतलब है कि कम्युनिटी को उसने एक अवार्ड दिया, यानी कि जो कम्युनिटी सब कॉन्टिनेंट में रहती थी उनको राइट्स दिए अवार्ड की शक्ल में, इसलिए इसका नाम कम्युनल अवार्ड है। कि जो सारी की सारी इंडिया की माइनॉरिटीज़ हैं, अकलियतें हैं, उनको सबका सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम हो गया। वेटेज टू माइनॉरिटीज़, उनको माइनॉरिटीज़ को वेटेज दिया जाएगा, अकलियतों को अहमियत दी जाएगी। नो मुस्लिम मेजोरिटी इन पंजाब एंड बंगाल एज वाज फॉलोड इन द लखनऊ पैक्ट। कि पंजाब और बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत ही नहीं है, जैसे कि लखनऊ पैक्ट में बताया गया था। अगेन मुस्लिम मेजोरिटीज़ को डिनाई कर दिया गया, जिस बात का कायद आज़म को ख़तरा था वही हुई इसमें। ऑन थर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। ठीक है, 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी मिल गई। 1/4 रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स इन सर्विसेज में, जॉब्स में भी मुसलमानों को 1/4 रिप्रेजेंटेशन मिल गई। सिंध टू बी मेड अ प्रोविंस, ये भी बात मान ली गई, सिंध को भी प्रोविंस बना दिया गया। तो कुछ मुसलमानों के हक में थी ये बातें इसमें। पूना पैक्ट सितंबर 1932। अच्छा, पूना पैक्ट अब आया सितंबर 1932 में। द कांग्रेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट टू द इंडियन माइनॉरिटीज़। अब इसमें इंडियन माइनॉरिटीज़ को देखें ना, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दे दिया गया। अब कांग्रेस को तो ज़ाहिर है इस बात की तकलीफ होनी थी क्योंकि हिंदू उसमें थे। अब क्योंकि मुसलमानों को दिया गया ना सेपरेट, उनको बाकी माइनॉरिटी से मसला हो ना, वो मुसलमानों से ज़रूर प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने उसको स्ट्रॉन्गली रिएक्ट किया, यानी कि उनका स्फेयर रिएक्शन था उसके खिलाफ। Especially to low caste Hindus, whom Gandhi named हरिजान सन्स ऑफ गॉड। अच्छा, माइनॉरिटीज़ में अब मुसलमानों को के बारे में तो जो उनको प्रॉब्लम थी, अपने जो हिंदुओं में भी आपको पता है शूदर और ब्राह्मण और पता नहीं इनके क्या क्या सिस्टम होते हैं हिंदू कास्ट सिस्टम में भी। तो अब जो लोअर क्लास हिंदू थे, जिनको वो मैंने आपको बताया ना, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जिनको वो कहते थे इवन कि उन्होंने टच कर लिया ना उनको, या उनके कोई किसी बर्तन को, तो वो पलीत हो जाता है, वो मतलब ऐसा उनका कॉन्सेप्ट था, उनको वो बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं थे। तो अब उन लोगों को भी वही माइनॉरिटीज़ में आते थे हिंदुओं की,
तो उनको भी अब अलहदा उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम होगा, मुसलमानों के लिए तो था ही और बाकी लोगों के लिए भी। अब हिंदुओं की भी इनको प्रॉब्लम हुई, इनको क्यों, उनको क्या कहते थे, गांधी इनको ये नाम देता था हरिजन सन्स ऑफ गॉड कहा करता था उनको, जो लो क्लास हिंदूज थे। अच्छा, डेजोनेंस इन गांधी inconspicuous that he observed fact unto death on the right to the sons of God, यानी कि sons of God means ये हरिजान। An agreement with low caste to surrender the separate electorate right was concluded to save Gandhi's life। मतलब कि इस बात की जो माइनॉरिटी लो क्लास हिंदुओं की माइनॉरिटी थी उनको सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की सबसे जो प्रॉब्लम थी वो गांधी को थी। उसने क्या किया, इवन के उसने ऑन टू डेथ, फास्ट ऑन टू डेथ, उसने रोज़ा रख लिया मौत का कि मैं मर जाऊंगा। अच्छा, इसको शुरू से कहते हैं कि डेजोनेंस इन गांधी, गांधी का जो इख्तलाफ था, डेजोनेंस कहते हैं इख्तलाफ को, इस कॉन्स्पिशियस दैट ही, कॉन्स्पिशियस कहते हैं उसकी चालाकी थी, मकारी थी, साजिश थी उसकी कि वो उसने ये अपने इख्तलाफ के लिए एक चालाकी की, मकारी की, क्या किया कि ही ऑब्जर्व फास्ट ऑन टू दैट, उसने मौत के लिए रोज़ा रख लिया कि मैं मर जाऊंगा, जो उससे रोज़ा रख लिया। ऑन द राइट्स टू द सन्स ऑफ गॉड, यानी कि हिरिजान का जो ये राइट है उनको मिल गया सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का, उसकी वजह से उसने मौत के लिए फास्ट कर लिया, फास्ट ऑन टू डेथ कर लिया। अच्छा, अब क्या हुआ कि उसने तो मरने का इरादा कर लिया अगर उनको ये राइट मिल गया तो, ये एन एग्रीमेंट विद लो कास्ट टू सरेंडर द सेपरेट, तो अब लो कास्ट जो हिंदू थे उनसे एक एग्रीमेंट कर लिया गया, मुआहदा कर लिया गया कि वो सरेंडर कर दें अपना जो राइट है सेपरेट इलेक्टोरेट का, इनको राइट दिया गया है, इसको सरेंडर कर दें, यानी कि इस पर हथियार डाल दें, अपना राइट खुद से वो दे दें। तो इस बात जो अब उन्होंने अपना राइट दे दिया, इसको इस बात को उनसे एग्रीमेंट हो गया कि अब अपने राइट को सरेंडर कर देंगे, तो तब गांधी की जो लाइफ है वो सेव हो सकी। तब उनका जो साथ एग्रीमेंट था उनके राइट को सरेंडर करने का, इस चीज़ ने गांधी की लाइफ को सेव किया। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 17 दिसंबर 24, 1932। The main issue had been discussed in the first two conferences and now the rest of them were to be discussed। मेन इश्यूज पहले दो कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस हो गए थे, यानी कि माइनॉरिटीज़ का सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का और जो मेन इश्यूज थे, और बाकी जो रहते इशू थे वो थर्ड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुए। इट वाज पुअरली अटेंडेड कॉन्फ्रेंस, ये बहुत पुअरली अटेंडेड, यानी कि कम लोगों ने इसको अटेंड किया। कायद डिड नॉट पार्टिसिपेट, डेफिनेटली कायद आज़म जो बड़े लीडर थे मुसलमानों के उन्होंने भी पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया, डिस्पाइट लिविंग इन लंदन, क्योंकि वो लंदन में रह रहे थे उन दिनों, इसलिए वो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड ना कर सके। गांधी डिड नॉट अटेंड एज ही हैड बीन डिटेन्ड, तो गांधी ने भी उसको अटेंड ना किया क्योंकि उसको तो डिटेन कर दिया गया, मना कर दिया गया था। अच्छा, कायद आज़म ने उसमें उसको अटेंड ना किया, डिस्पाइट लिविंग इन लंदन में रहने के बावजूद भी कायद आज़म ने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड ना किया, और गांधी ने अटेंड ना किया उसको क्योंकि डिटेन कर दिया गया था, उसको लिमिटेड कर दिया था, मना कर दिया गया था। द कॉन्फ्रेंस ब्रॉट नो चेंज इन पार्टी पोजिशन एंड बाइंडेड हिंदू मुस्लिम गल्फ, तो जो कॉन्फ्रेंस थी इसने पार्टीज़ की पोजीशन में कोई ख़ास, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने पार्टीज़ दोनों जो मुस्लिम पार्टीज़ थी, हिंदू पार्टीज़, उनकी पोजीशन में ख़ास कोई फ़र्क नहीं रहा। एंड वाइंडिंग हिंदू मुस्लिम गल्फ, और हिंदू मुस्लिम गल्फ जो है उसको ख़त्म कर दिया था, वाइंड अप कर दिया था। मतलब गल्फ कहते हैं खलीज को, मतलब जो उनके एक किस्म के आप कह लें कुछ इख्तलाफात है या ऐसे मसाइल उनको वाइंड कर, क्योंकि कायद आज़म ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और गांधी को भी डिटेन कर लिया गया, यानी कि वो गिरफ्तार हो गया था, तो डेफिनेटली वो कैसे डिटेन कर इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। अब जब मेजर जो लीडर्स थे, वो बड़े बड़े लीडर्स, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया तो फिर ज़ाहिर वाइंड अप ही होना था ना मुसलमानों का, हिंदू मुस्लिम जो गल्फ था वो वाइंड अप हो गया इसमें थर्ड कॉन्फ्रेंस में। वाइट पेपर और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स मार्च 1933। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इशू अ स्मॉल डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ वाइट पेपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट इशू किया सफ़ेद पेपर की शक्ल में। इट इंक्लूडेड डिटेल ऑफ वर्किंग बेसिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें डिटेल थी वर्किंग बेसिस की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, उसके काम करने की जो बुनियादी हैं उसकी डिटेल इस वाइट पेपर में मौजूद थी। विद डीआरकी इन द सेंटर एंड फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस, डीआरकी हमने ऊपर पढ़ा कि इट इज़ द टाइप ऑफ टू डबल गवर्नमेंट सिस्टम, तो वो कहता था कि सेंटर जो है उसमें डीआरकी होगी, डबल गवर्नमेंट सिस्टम होगी, एंड फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट है वो फुली रिस्पॉन्सिबल होगी, हर बात में जिम्मेदार और जवाबदेह होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अप्रूव्ड बाय द किंग अगस्त 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया एक्ट का, ठीक है। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन हर स्टेट का होता है, तो 35 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बरसगीर के लिए, सब कॉन्टिनेंट के लिए, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। 1935 में ये अप्रूव किया किंग ने, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एट दैट टाइम, सो इसको किंग से अप्रूव होना था क्योंकि किंग के अंडर ही था सारा का सारा सब कॉन्टिनेंट।
उसने अप्रूव किया अगस्त 1935 में। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स द कम्युनल प्रॉब्लम्स कुड नॉट बी सेटल्ड एज सेटिस्फैक्ट्री टू द नेशंस लिविंग इन इंडिया, पर्टिकुलरली द मुस्लिम। वो कहते हैं कि इस एक्ट के बाद भी जो इंडिया में कम्युनिटीज़ रह रही थी, उनके कम्युनल प्रॉब्लम्स हैं, उन कम्युनिटीज़ के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व ना हुए, सेटिस्फाइड ना हुए उनके प्रॉब्लम्स। वो इंडिया में जो कम्युनिटीज़ रहती, खासतौर पर मुसलमानों के तो डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व हुए ही नहीं थे ना। दो फॉर द की इशूज रिमेन अनचेंज, तो की इशूज जो रिमेन अनचेंज रहते, पहले भी वो इशूज थे, अब भी वो इशू रहे। इवन आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दीज इशूज रिमेन द इशूज। कौन कौन से हिंदू मुस्लिम रिलेशंस, हिंदू मुसलमानों के इख्तलाफात, उनके जो रिलेशंस थे, उनके जो आपस में ताल्लुकात थे, वो ज़ाहिर बिगड़ते ही जा रहे थे दिन ब दिन। फेलियर टू अराइवल एट सेटलमेंट, किसी भी बात पे सेटलमेंट नहीं हो पा रही थी, किसी भी बात पे वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। मुस्लिम डिमांड्स ट्रांसम्यूटेड फ्रॉम सेफगार्ड राइट टू कंप्लीट इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, तो ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो उस वक्त बन गया था सब कंटिनेंट ने, कि मुसलमान पहले तो अपना सेफगार्ड मांग रहे थे, अपने राइट्स की सेफगार्ड मांग रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड क्लेम कर रहे थे, लेकिन बाद में उनका जो डिमांड है वो चेंज हो गई। वो कहते थे कि हमें सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट दी जाए पाकिस्तान की शक्ल में, ठीक है, ट्रांसमिट होगी उनकी डिमांड, यानी कि चेंज हो गई सेफगार्ड राइट्स से सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट की जानिब, ठीक है बच्चों। ये पॉलिटिक्स 1935 तक जो मुसलमानों की पॉलिटिक्स रही सब कॉन्टिनेंट में, ये उसकी हिस्ट्री अब आज हमने पढ़ी है। होप सबको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।